जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं मूल अधिकार, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। एक बार इसका समग्र अध्ययन कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप राज्य व्यवस्था से या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मूल अधिकार से क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो मूल अधिकार का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गौरवपूर्ण जीवन के लिए कुछ प्राथमिक अधिकार प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में स्थित है संविधान के? तो संविधान के भाग 3 में स्थित है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? जनता का अधिकार। जिसे क्या कहते हैं? जनता का अधिकार। एक एक अनुच्छेद को क्रमवार देखते हुए चलते हैं। अनुच्छेद 12 में व्याख्या की गई है राज्य की परिभाषा की। राज्य की परिभाषा का आशय है, राज्य जो है देश का समानार्थी शब्द लिया गया है, जिसके मूल 4 तत्व हैं। राज्य के मूल 4 तत्व हैं। राज्य मतलब कोई भी देश, निश्चित क्षेत्रफल या भूभाग, उस राज्य का कोई निश्चित क्षेत्रफल या भूभाग होगा जिस पे जनसंख्या निवास करती होगी और जिसका अपनी सरकार होगी, जनता के द्वारा चुना गया कोई सरकार होगा, प्रतिनिधि होगा, जो कि एक संप्रभु राष्ट्र होगा, संप्रभुता जिसके अंदर समाई होगी। संप्रभु राष्ट्र का मतलब यही होता है कि कोई भी राष्ट्र जो है वह अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, किसी अन्य देश पर डिपेंडेंट ना हो। और डोमिनियन का मतलब यही होता है कि वहाँ की सरकार जो है, शासन तो जनता के द्वारा किया जाएगा, लेकिन फाइनली डिसीजन का क्या लोगी? तो वो लेगी जो जिसके अंतर्गत, जिसके अधीनस्थ जो है ये शासन कर रहे होंगे, जिस देश के अधीनस्थ ये देश स्थित होगा। तो इसीलिए संप्रभु का मतलब यही होता है कि कोई भी इससे ऊपर नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है, अपने निर्णय को स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता है। जिसे जैसे भारत जो है वो किसी देश का डोमिनियन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है संसद के द्वारा आनुषंगिक विषयों का संरक्षण। संसद को कुछ शक्तियां मिलती हैं कि संविधान में संशोधन करे। संसद को कुछ शक्तियां मिलती है कि संविधान में संशोधन करे, लेकिन केशवानंद भारती विवाद जो है, एक मामला हुआ था जो कि केशवानंद बनाम केरल राज्य का था 1973 में। उसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है, और यदि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो वह अवैध घोषित किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती विवाद में कहा गया था, जो कि एक मशहूर है। लेकिन आप एक बार जान लीजिए, केशवानंद हार गए थे जो है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार। अब जान लेते हैं भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब इस समय कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक था है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दूसरा है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा स्थानांतरित करके इसे भाग 12 और अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में संरक्षित कर दिया गया है, जो कि अब हट गया है। और छठा जो है ये है अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का उपबंध। 7वां कौन था? 7वां था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, जो कि हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों के अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण। मूल अधिकारों के अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता का उपबंध। विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति होगा उसमें
चाहे किसी भी वर्ग से आता होगा, सबके लिए एक समान कानून का उपबंध कराएगा। कौन? मौलिक अधिकार, विधि के समक्ष समता का या समानता का उपबंध। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 है, इसके कई ब्लॉक भी हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 जो है ये क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध हो जाएगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी उसके साथ जायज़ी नहीं की जाएगी, सभी एक समान होंगे। दुकानों, भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन आदि में प्रवेश किसी भी वर्ग के आदमी को, कोई भी हो, ST, SC, OBC, जनरल, कोई भी व्यक्ति हो, सार्वजनिक दुकानों, भोजनालयों और मनोरंजन आदि के प्रदेश में जो है प्रवेश में कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। अगला है OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, और OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 15(4) के हिसाब से 93 संविधान संशोधन जो कि 2005 में किया गया था, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। क्रीमी लेयर का सिद्धांत का मतलब यही है कि जो कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं OBC वर्ग के, उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलेगी। यही क्या है? क्रीमी लेयर का सिद्धांत। कब आया था? तो 93वां संविधान संशोधन 1905 में आया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(5) के हिसाब से आते हैं। अनुच्छेद 15(5) में व्यवस्था की गई है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS, जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, उसी के हिसाब से जोड़ा गया था, जो कि 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों उनके लिए 10% की जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद के लिए। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब यही होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, वहां जो है नौकरी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति हो, सबको अवसर मिलेगा किसी भी राज्य में। अगला है 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, सभी को अवसर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा, न उसमें विभेद किया जाएगा। जैसा कि आप समझते हैं कि लोग धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपात्र नहीं होगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(1) में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई का आधार प्रदान किया गया है। हालांकि राज्य जो है वहां के निवासियों को, अपने निवासियों का आरक्षण कर सकती है। जैसे कि कोई भी राज्य का अगर एग्जाम का जो है निकलता है, वैकेंसी निकलती है, उसमें क्या करते हैं कि पहले अपने राज्य को नौकरी देते हैं, फिर उसके बाद में अगर बची हुई नौकरियों को जनरल में कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई OBC है, वहाँ जनरल में फाइट कर सकता है, ये राज्य का अधिकार जो कि राज्य के द्वारा नियोजित परीक्षाएं होंगी उसमें। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(4) जो है इसको भी आप देख लीजिए।
संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब यही है कि राज्य जो है अपने पिछड़े वर्ग के जो है नियुक्तियों वाले जो है व्यक्तियों के जो है नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 4A में भी वही कहा गया है कि राज्य सरकारें जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जो है ST SC को भी आरक्षण दे सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वो क्या है? अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। मतलब अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत, जिसमें कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ST SC किसी भी वर्ग का हो, OBC, तो ये सब जो है अछूत नहीं होंगे। सार्वजनिक दुकानों, सार्वजनिक मंदिरों में भी प्रवेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। विदेश की किसी भी सम्मान या उपाधि पर राष्ट्रपति की सहमति, यानी अगर कोई भी देश का नागरिक अगर किसी विदेश में किसी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के हिसाब से ही के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति रोक देगा कि इसको सम्मान नहीं देना है, इस सम्मान मत ग्रहण करिए, तो आप सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति का पहले हस्ताक्षर होगा तब आपको सम्मान मिलेगा। और सेना जो है और विद्या संबंधी सम्मान के सिवा, जैसे सेना में परमवीर चक्र, वीर चक्र जो है शौर्य सम्मान से जो सम्मानित किया जाता है, यह कोई उपाधि नहीं माना जाएगा। और इसे विद्या संबंधी सम्मान पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इसको भी सम्मान नहीं माना। हालांकि कोई भी व्यक्ति जैसे जो भी पद्मश्री से सम्मानित हुआ होगा वो अपने आगे जो है पद्मश्री लगा करके नाम संबोधित नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? 6 अधिकारों की सुरक्षा दिया गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की सुरक्षा, सम्मेलन की सुरक्षा, संघ संरक्षण, निवास एवं वृत्ति की सुरक्षा, वाक्य एवं अभिवृत्ति की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण, कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आरोपी है, दोबारा उसके लिए उसको दंड दिया जा चुका है और दोबारा भी कोई आरोप कर सकता है, कोई भी गैर कानूनी काम करता है, तो उसके लिए दोहरी दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पहले वाले दंड को मिलाकर भी उसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। दोहरे दंड से संरक्षण अर्थात एक ही कृत्य के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको 2 बार उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही अमान्य, कोई भी व्यक्ति जो है वह स्वयं के विरुद्ध गवाही देता है तो उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है, वह स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। जैसे कुछ मामला आ जाता है तो क्या कहते हैं कि जैसे एक मामला हुआ था दिल्ली में, तो वह कौन सा मामला था कि एक लड़का था जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को काट करके फ्रिज में रख दिया था, आप सबको पता ही होगा। तो वो वहां पे गया और स्वीकार कर लिया, लेकिन कानून जो है उसका नार्को टेस्ट करवाई, न्यायालय जो है इसके द्वारा नार्को टेस्ट किया गया। यह व्यक्ति जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही दे रहा है, ये सत्य है कि नहीं सत्य है, तो इसीलिए उसको जेल नहीं भेजा गया था और पहले उसकी जांच करवाई गई थी। उसके लिए गवाही सबूत ढूंढ रहे थे पुलिस वाले, तब उसके बाद में उसको जेल में भेजे थे। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है
जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत स्थापित किया गया था। इसको भी आप याद रखिए। कोई भी व्यक्ति है जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है, तो वह यह पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। उसको अधिकार होगा कि अपने मनपसंद वकील से सलाह ले। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को घटाकर पेश होने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन यात्रा के समय को घटाकर उसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ मान लीजिए चौकी से पहुंचने में जितना भी समय लगता है उसको काट करके 24 घंटे में पहुंचाना पुलिस को अनिवार्य होगा। निवारक निरोध के तहत दोषी व्यक्ति को 3 माह तक कैद रखा जा सकता है। निवारक जो है निरोध के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही जैसे पाया गया है तो उसे 3 माह तक जो है वो बिना उसके ऊपर केस फाइल किए भी रखा जा सकता है कस्टडी में, जैसे आतंकवादी लोगों को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता है, उसे जबरदस्ती से काम नहीं कराया जा सकता है, बलात्सर्म नहीं किया जा सकता, छोटे बच्चों से भी काम नहीं कराया जा सकता है। उसको अभी आप अगले अनुच्छेद में देखिएगा। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत स्त्री पुरुष वेश्यावृत्ति सभी शामिल है। कोई किसी भी महिला से वेश्यावृत्ति नहीं किया जा सकता है, किसी भी पुरुष को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदमी बालिकों के नियोजन का निषेध। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसको आप देख लीजिए। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 में और बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में गठित किया गया था। अगला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म को मान सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म में अपना आस्था रख सकता है और उसको स्वतंत्रता पूर्वक प्रचार प्रसार भी कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की सफलता। जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने धार्मिक कार्य के लिए संघ बना सकता है, कमेटी बना सकता है। उसकी जैसे मान लीजिए कोई भी मंदिर है तो उसका महंत जो है वो वहाँ की रखरखाव व्यवस्था के लिए जो है प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय से छूट। राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाएगा। राज्य जो है किसी धर्म को बढ़ाने के लिए कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाएगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षा की उसमें उपस्थिति होने से स्वतंत्रता।
राजनीति से पूर्णतः कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकता है। पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा जो पोषित जो है किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म के लिए भी, जो सरकारी स्कूल होते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपना जो है बोल सकता है, पढ़ सकता है और उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी बोली भाषा को बढ़ाने के लिए वह कोई भी संस्थान खोल सकता है। संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 30 में ही कहा गया है। राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता किंतु आर्थिक सहायता नहीं, ना ही मान्यता और ना ही आर्थिक सहायता। इसका मतलब यही है कि राज्य जो है अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है, जो कि एक क्या है, मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित होने पर उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसको भी आगे बताया जाएगा। और इस एक बात और जान लीजिए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। कौन कौन से जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें पुलिस द्वारा किसी भी बंदी को बंदी बनाया गया है तो उसको न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष करना। अधिकार परीक्षा, परमादेश जो है किसी अधिकारी के लिए जारी किया जा सकता है, न्यायालय जारी करता है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए। हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब यही है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जिसको हम अनुच्छेद 32 को एक अलग वीडियो बना करके पूर्ण विस्तार के रूप में समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 33, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल आदि के संबंध में संसद कानून बनाएगी। यदि कोई क्षेत्र मान लीजिए आतंकवादी के रूप में घोषित किया जाता है, वहाँ पे आतंकवादी हैं, आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरे मूल अधिकार के तहत हम कहीं भी आचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इसके तहत जो है पुलिस बल और सशस्त्र बल को कुछ जो है अधिकार मिले हैं, जिसके तहत आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसी के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 34 में कहा गया है मार्शल एवं मूल अधिकार, जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ पर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगेगा और कानून जो है संसद बनाएगी। जहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा, जहाँ पे सैनिक के लिए लॉ लगेगा, वहाँ पे संसद कानून बनाएगी और वहाँ पे जो है आपका जो है सामान्य सिविलियन का जो है मूल अधिकार पर प्रतिबंध लग जाएगा, इसीलिए इसमें कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं डायरेक्ट कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। और अनुच्छेद 32 को जो है हम एक बार पूर्ण रूप से